इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर आपके माध्यम से जाएगा तो कहीं न कहीं आपका काम भी बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है 9 पीएम का इन प्रोडक्ट्स का ही सेशन है और विन एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोडक्ट का बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाला है। और जो आज इस सेशन को लेने वाले हैं, उनके पास उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ही मज़े हुए प्रोडक्ट के बारे में है, बहुत सारा उनके पास में इन्फॉर्मेशन है और एक्चुअल में कहा जाए तो फार्मास्यूटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और बहुत डीप नॉलेज जो है, सारे प्रोडक्ट्स का रखते हैं। तो उनके माध्यम से ही इस सेशन को हम लोग सुनेंगे, उन ट्रेनिंग को। आज के इस इवनिंग सेशन में और प्रोडक्ट स्पेशल सेशन में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत है। हमारे मीटिंग में उपस्थित जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, ग्रेट मेंटोर्स हैं, उन सबका एक बार मैं फिर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और वेलकम है उन सभी लोगों का जो आज की मीटिंग में है। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है, आ, वो आज रहेगा एक जॉइंट केयर के प्रोडक्ट को लेकर के, और बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट है वो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। और जैसे जैसे ये 1 महीने के बाद में, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, जैसे जैसे जब सर्दियां बढ़ेंगी ना, तो उसकी डिमांड बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से। कारण क्या है ना, कारण ये है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती रहती हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारे जो जोड़ हैं, हमारा जो शरीर है ना, थोड़ा सा वो कोशिकाएं सिकुड़ती हैं वो, है ना, उनमें नसों में संकुचन आना शुरू हो जाता है, हल्का सा जो है डायलेट वो कम होती हैं वो। हमारे जोड़ जो हैं अक्सर कहीं ना कहीं जाम होना शुरू हो जाते हैं, और जो इस समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए तो बस समझिए कि और भी ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ना, हम अपने उस ज्वाइंट केयर की हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे जो है स्लाइड पे आते हैं। जस्ट 1 मिनट। और ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ एक ज्वाइंट केयर के सेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बहुत कुछ उन सारी डिटेल को भी हमारे सामने ये रखेगा ना, कि जहां पर हम प्रोडक्ट को एक सीमित दायरे में समझ पाते हैं, या फिर अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल रूट कॉज क्या है उन चीजों का, वहां तक नहीं जा पाते हैं। और खाली जब हम लक्षणों का ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमको हर समय तुरंत दवाई खाते हुए रिलीफ तो मिलता रहता है, छुटकारा नहीं मिलता है इन सब चीजों से। तो आज इन्हीं सब चीजों को हम थोड़ा सा एक डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आज का प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर फ्रीडम। बड़ा यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे हम स्लाइड को आगे हम समझते रहेंगे, वो चीजें क्रिस्टल क्लियर होती रहेंगी। लेकिन उन सब चीजों को समझने से पहले ना, थोड़ा सा हम एक मोटी मोटी कुछ दो चार बातें अपने शरीर को अगर हम समझ जाएं, उसकी कार्य प्रणाली को समझ जाएं, तो वहां पर प्रोडक्ट को समझना बड़ा आसान होता है। अच्छा, एक्चुअली देखो होता क्या है ना, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, तो जोड़ भी उतनी ही हैं। कुछ जोड़ ऐसे होते हैं मूवमेंट ज्यादा करते हैं, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं, कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। और जहां पर मूवमेंट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा जहां पर, तो वहां पर बहुत जल्दी जो कार्टिलेज होता है ना, वो घिसना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है वो। तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी ना शरीर को कुछ ना कुछ चीज चाहिए होता है। अभी क्या होता है, चाहे आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह की ज्वाइंट की अगर दिक्कत है, तो वो सीधी सी बात है, वहां पर इसका एक ही इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन है ना, वो ढंग से हो नहीं पा रहा है, रिपेयर वाले मोड में वो नहीं जा पा रहा है। अब चाहे तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत हो, आपके चाहे वो घुटनों में दिक्कत हो, है ना, या चाहे आपके जो हिप ज्वाइंट है वहां पर कहीं दिक्कत हो, या जहां कहीं भी आपको ज्वाइंट संबंधी समस्या है, वहां पर क्या होता है ना, जितनी भी हड्डियां होती हैं उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज
और कार्टिलेज कई तरीके का होता है जो हड्डियों को आपस में टकराने से वहां पर बचाता है। अब इस कार्टिलेज का मेन काम क्या हो गया? अब इस कार्टिलेज का मेन काम क्या हो गया? जब ये घिसदार समस्या पैदा होती है तो वहां पर हम उसको एक नाम दे देते हैं बीमारी का, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस कई प्रकार की होती है। अब वो क्या प्रकार है हमें उस पर नहीं जाना है, उस पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम मेनली जो उसका रूट कॉज है, चाहे कारण चाहे कोई सा भी हो, जो उसका मेन रूट कॉज है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो कार्टिलेज होता है ना, ये क्या होता है? हमारा जो कान है वो क्या है? कार्टिलेज है। ना तो मांस की तरह सॉफ्ट है और ना वो स्किन, ना वो हड्डी की तरह हार्ड है ना? आप उसको किसी भी शेप में आराम से मोड़ सकते हो, लेकिन बाद में वो अपने उसी रूप में आ जाएगा। वो अलग तरह का कार्टिलेज है वो। कुछ कार्टिलेज होते हैं बड़े सॉफ्ट कार्टिलेज होते हैं, है ना? कुछ कार्टिलेज होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, वो जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो एक शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इनके रूप अलग अलग हैं। अब इसमें मेन क्या होता है ना, देखो बेसिकली इसका मेन काम क्या हो गया, कार्टिलेज का हमारे शरीर में मुख्य काम क्या हो गया? आपने अक्सर देखा होगा कि जब छोटा बच्चा कभी होता है ना, तो उसके आपने सिर पे देखा होगा हल्के से हाथ लगा करके, तो हल्का सा आपको पैल्पिटेशन महसूस होता है वहां पे। क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसके शरीर में हड्डियां पूरी मात्रा में विकसित नहीं हो पाती है वहां पे, हार्डनेस उसमें नहीं आ पाती है। तो पूरा कार्टिलेज होता है वहां पे वो। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो वहां पर क्या होता है, वो कार्टिलेज क्या होता है, वो जो जितने भी बोन्स है ना, उनके एंड पे जाना शुरू हो जाता है, ताकि दो हड्डियां आपस में टकरा के घिसे ना। और बीच में जब कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो हार्डनेस उसमें आनी शुरू हो जाती है। और सबकी यही कहानी है, सारे जॉइंट्स की यही कहानी है, और सारे हड्डियों की वहां पर यही कहानी है वहां पे। अच्छा, होता क्या है ना, हमारे घुटनों में ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? आपके हिप जॉइंट में ज्यादा दिक्कत क्यों होती है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर आता है, सबसे ज्यादा जर्क भी यहीं पर उनको महसूस होता है ना? सबसे ज्यादा मूवमेंट भी यहाँ पर ये होता है। तो होता क्या है कि जब हम अपने शरीर को कुछ अच्छा नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके ये जो कार्टिलेज जो बहुत जबरदस्त तरीके से दोनों हड्डियों को टकराने से बचा रहा था, तो वो क्या होता है, वहां पर घिसना शुरू हो जाता है, वहां पर टूटना शुरू हो जाता है। और जब वो टूटना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आप एक साफ साफ एक कंडीशन देख रहे होंगे कि वो कार्टिलेज हटने से अब वो अंदर की जो हड्डी है ना, वो दिखना शुरू हो गया। अब जब वहां पर हड्डी से जब हड्डी टकराती है, क्योंकि आप जब उठोगे बैठोगे चलोगे किसी भी एंगल पे, जब आप जब चलते हो फिरते हो, तो क्या होता है वहां पर ज्वाइंट, हड्डी से हड्डी वहां पर टकराना शुरू हो जाती है। अभी क्या हो गया, अब वहां पर आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि आसपास ब्लड की नसें भी निकलेंगी, आसपास जो आपकी न्यूरॉन्स हैं वो भी वहां पर कहीं ना कहीं डैमेज होगा, वो जब उस पर दबाव पड़ेगा तो वहां पर होता क्या है ना, कि जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो अक्सर आपने देखा होगा लोगों के मुंह से एक बात बड़ी कॉमन सुनी होगी, यार इस बंदे का ना कैल्शियम, कहीं ना कहीं कैल्शियम की दिक्कत हो रही है, कैल्शियम जो है खत्म होता जा रहा है शरीर में। तो वहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। अब वो कैल्शियम की टैबलेट खाने से, क्योंकि सीधी सी बात है, हड्डी किससे बनी हुई है, कैल्शियम से बनी हुई है, और जब हड्डी घिसेगी तो कैल्शियम ने तो जाना ही जाना है। तो आपने कैल्शियम ले करके क्या कर दिया, उसकी तो पूर्ति कर दी, लेकिन बेसिकली जो रूट है ना, जो कार्टिलेज है, जिस कार्टिलेज के खत्म होने की वजह से वो सारी कंडीशन शुरुआत हुई जिस चीज की, उस कार्टिलेज को सही करने के लिए क्या दिया आपने? जब हड्डी से हड्डी टकराई, कैल्शियम घिसा तो आपने कैल्शियम दे दिया, लेकिन जो कार्टिलेज घिस गया था उसको रीजनरेट करने के लिए क्या दिया? वहां पर कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। और फिर वहां पर समस्या क्या शुरू होती है, फिर वहां पर एक डिसीज वाली कंडीशन में जाते जाते, और जो उसकी वजह से लक्षण पैदा हो रहे हैं, दर्द, सूजन, झंझनाहट, है ना, इन सब चीजों की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। और फिर जाते जाते वो कंडीशन बढ़ती ही रहती है, घट नहीं आ पाती है। क्यों नहीं घट पाती है? क्योंकि हम जो उसका बेस है ना, हम उसको कुछ नहीं दे पा रहे हैं रिपेयर करने के लिए। मेन कारण वहां पर ये आता है। और बेसिकली वहां पर अक्सर देखो आपने, तब ये जो चीज होती है ना, ऐसी केसेस में अगर कभी इस तरह की समस्या आ चुकी होती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, सबसे जबरदस्त जो चीज है वो है वहां पर फॉरएवर फ्रीडम। एक ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर तीन चीजें हैं, और बड़ी यूनिक चीजें हैं, जो छांट छांट के इसके अंदर जो चीजें डाली गई है ना, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, ग्लूकोसामिन और एमएसएम, अपने आप में, और किसके साथ में कॉम्बिनेशन में, एलोवेरा जेल के कॉम्बिनेशन में है ये। तो अपने आप में एक यूनिक चीज है। इसका मेन काम क्या होता है? अच्छा देखो, इसमें जो एक कॉन्ड्रेटिन सल्फेट पड़ा हुआ है,
उसका मेन काम क्या हो गया कि वो वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है ना उसको बढ़ा देता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि जब आपका जो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज जो हड्डियों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनको घिसने से बचा रहा था, तो वो क्या हो गया है कि जब उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वहां पर चटकना शुरू हो जाता है। जब चटकना शुरू हो जाएगा तब भी वहां पर डैमेज बहुत जल्दी से होगा। तो कॉन्डेटिन सल्फेट क्या करता है ना, वहां पर उसी कार्टिलेज में वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ा देता है, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ा देता है। अब आपने इलास्टिसिटी का देखा होगा, रबड़ की क्वालिटी देखी होगी कि जब जरूरत है, जितनी जरूरत है आप उसको तरह खींच देते हो और बाद में छोड़ते ही अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो जब आप उठते हो बैठते हो, जब कभी आपके शरीर में जॉइंट में जर्क महसूस होता है, तो यही कार्टिलेज क्या होता है, एक इलास्टिसिटी वाला नेचर वहां पर शो करता है ना, कि कंडीशन के हिसाब से उसने वहां पर क्या कर दिया, हल्का सा एक मूवमेंट जैसे वहां पर जनरेट करा और फिर बाद में वापस आ गया वो, ताकि किसी चीज को कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो इसका मेन काम क्या हो गया कि वहां पर जो कार्टिलेज का जो ब्रेक डाउन है ना उसको कम करता है, वहां पे उसको वहां पर मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा कार्टिलेज डैमेज होता है वहां पे, तो वहां पर कुछ तरह के प्रोटीन बनते हैं। जनरली हम प्रोटीन के बारे में क्या जानते हैं कि प्रोटीन से हमारा शरीर विकसित होता है, हमारी कोशिकाओं के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। लेकिन शरीर में कभी कभी कुछ ना कुछ प्रोटीन इस तरह के बन जाते हैं जो हमारे शरीर को ही खुद को खाना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं डिग्रेडेटिव प्रोटीन। वो बनना ही नहीं चाहिए, वो बनता है जब आपकी कोशिकाएं खत्म होंगी, डैमेज होंगी, तो वो भी बनता है, लेकिन शरीर उसको ऑटोमेटिक मैनेज करता हुआ चलता है। तो इस तरह का जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो जाता है, वो प्रोटीन जो हमारे शरीर को चाहिए कि नहीं, है ना, जो डिग्रेड करता है हमारे शरीर को, अगर वो ज्यादा बन गया वहां पे, तो ये क्या करता है, उसको वहां से हटाना शुरू कर देता है। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का वहां पर अपना अलग ही यूज है वहां पे। दूसरा, ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन क्या करता है, जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज को बिल्डअप करने में प्रमोट करता है, यानी कि उसकी उसको रीजनरेट करने में, उसको फिर से रिपेयर करने में इसका अपना एक बहुत बड़ा रोल है इसका। एमएसएम क्या करेगा, कभी आपने देखा होगा कि जब कभी ज्वाइंट की समस्या होती है ना, तो वहां पर आसपास अगर आपके घुटनों में दिक्कत है तो हल्की सी स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, लालपन आना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाती है, या शरीर में जहां कहीं भी अगर दिक्कत है तो एक स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इसका इसका मेन काम क्या होता है, एमएसएम का एक नेचुरल, एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर रहता है। आप जब सब्जी रोटी अनाज फल फ्रूट खाते हो, तो ये एक ट्रेस मिनरल्स की तरह है, वो आपको मिल ही जाता है। लेकिन जब ये शरीर को नहीं मिल पाता है ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाली जो अंदरूनी सूजन है उसको नेचुरली नहीं घटा पाता है। आपने अक्सर इसका देखो ना, आपको आप इसको रिलेट कर पाओगे इस बात से कि कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं, कितना भी खेल लें कूद लें गिर लें कुछ भी कर लें, लेकिन शाम तक वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर में दर्द है। वो अगले दिन ये नहीं कहते हैं कि हमने आज बहुत ज्यादा खेल लिया कूद लिया, बहुत ज्यादा इधर उधर लुढ़क लिए, लेकिन कहीं भी हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ऐसा वो उनके मुंह से नहीं सुनते हो। लेकिन जैसे जैसे हम एज में हम बड़े होते रहते हैं ना, आप अगर हल्का सा कुछ अलग काम कर दो, आप हल्का सा थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दो, अगले दिन पूरा शरीर दुखता है। क्यों दुखता है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ ना हमारे शरीर में इसी ये भी एक मिनरल्स की तरह है ये। तो ये एमएसएन क्या होता है, ट्रेस मिनरल्स की तरह ही हमको चाहिए होता है, हमारे शरीर में नेचुरली है। जब ये नहीं होता है ना, तो ये शरीर में होने वाले नेचुरल पेन को खत्म नहीं कर पाता है। अब वो नेचुरल पेन क्यों होगा, क्योंकि आप चौबीसों घंटे आराम की मुद्रा में तो रहोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ काम करोगे, कोशिकाएं डैमेज होंगी, नई कोशिकाएं रिपेयर होंगी, हर सेकंड का प्रोसेस है वो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है शरीर में, कहीं ना कहीं पेन भी होता है शरीर में, लेकिन महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर शरीर इसको ऑटोमेटिक इसी चीज के जरिए मैनेज करता है। और जब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको देखा होगा आपने लोगों को, क्यों कहते हैं कि साहब शरीर में ना दर्द रहता है, हड़कन सी रहती है, शरीर में दर्द रहता है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं रहता है कि दवाई खाने की नौबत आए, लेकिन इतना कम भी नहीं रहता है कि हम चैन से बैठ सकें। तो हल्का हल्का, जिसे कहते हैं ना कि ये शरीर में एक मीठा मीठा सा दर्द है ना, न वो जा पा रहा है, न दवाई लेने के लायक है, और न वो चैन से बैठने दे रहा है। तो ये सिम्टम है कि आपके अंदर जो एक एमएसएम है उसकी रिक्वायरमेंट है, शरीर उसको मांग रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी क्या होता है ना कि जब हम इन सब चीजों को समझने के बजाय, या ऐसी कंडीशन में जो शरीर डिमांड कर रहा है उस सप्लीमेंट को देने के बजाय, जब हम खाली लक्षण के ऊपर जाते हैं, तो हमारे साथ में देखो क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं,
एक बड़े गर्व से हम कहते हैं कि जब हमारा इलाज हो रहा है, जम के पैसा खर्च कर रहे हैं और जम के हमारा इलाज हो रहा है, बड़े गर्व से कहते हैं हम। होता क्या है, देखो कंडीशन हम किस तरह बढ़ते चले जाते हैं थोड़ी सी जानकारी ना होने से। जब कभी शुरुआत में ये लक्षण नजर आते हैं, बहुत ही शुरुआती दौर में, तो वहां पर क्या होता है ना, ऐसे लक्षण होते हैं कि जहां पर हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लक्षण तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि दवाई खाने की जरूरत पड़े। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर ना कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं। मतलब ऐसे मैनेजमेंट, ऐसी चीजें कि जहाँ दवाई खाने की जरूरत ना पड़े। कुल हल्की सी एक्सरसाइज कर दो, हल्का सा वेट लॉस अगर आपने कर दिया है तो जोड़ों पे आपके दर्द कम पड़ेगा, तो दिक्कत कम महसूस होगी, है ना। या कुछ हम अपने फिजिकल चेंजेस कुछ ऐसा करते हैं, जैसे उठना कैसा है, बैठना कैसा है ना, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे हम मैनेज करते रहते हैं। और मैनेज करते 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 करते, क्योंकि आप इससे मैनेज कर रहे हो, तो वहां पर प्रेशर तो कम डाल रहे हो, जो आपके जोड़ घिस चुके हैं, कार्टिलेज घिस चुका है, उसके ऊपर आप दबाव तो कम कर दे रहे हो इस चीज से लेकर के। लेकिन आप उसको क्या, उसको बना पा रहे हो, कुछ ऐसा दे पा रहे हो कि शरीर उसको अपने आप बना सके, वो नहीं दे पाते हैं। तो हम बहुत समय तक ना इसी प्रक्रिया में उलझे रह जाते हैं। और फिर बाद में होता क्या है, समय के साथ साथ में फिर जो कि कार्टिलेज तो जो डैमेज हुआ है, तो वो धीरे धीरे करके और भी डैमेज होगा, क्योंकि आप चलना फिरना उठना तो बंद नहीं कर सकते हो, और दे शरीर को कुछ पा नहीं रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट वो मांग रहा है। तो होता क्या है, धीरे धीरे करके फिर हम क्या करते हैं ना, हम कुछ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। मतलब क्या कर दिया, अक्सर आपने देखा होगा, अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो चौड़ा सा ऐसे करके एक कॉलर वहां पर लगाए रहते हैं वो, कि ताकि वो इधर हिलते समय डुलते समय रगड़ कम खाएगा, दिक्कत कम होगा, है ना, नस पे दबाव कम पड़ेगा तो आराम मिलता रहेगा। लेकिन कब तक लगाओगे कुछ पता नहीं, है ना। जब तक रोज लगाते रहो, रोज गर्दन को जकड़ के रखो और रोज उसको राहत पाते रहो, बस यही रहता है। अक्सर लोगों को देखा होगा ना, कमर में चौड़ी सी बेल्ट बांधे वहां पर घूमते रहते हैं, या अगर घुटनों में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो नी कैप जो है वहां पर उसको लगा के घूमते रहते हैं। इस तरह से हम मैनेज करते रहते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके हम सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। अब जब इस स्टेज में भी देखो, स्टेज में क्या होता है ना, कि अगर ज्यादा दर्द हो गया, तो उन सब बेल्ट या उन सब जो एक्स्ट्रा हम सपोर्ट लेते हैं चीजों के जरिए, उन सब चीजों के साथ साथ हम कहीं ना कहीं कभी न कभी हम दर्द की दवाइयां भी खाना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है, और हम क्या करते हैं, यार हम ना अपना इलाज कर रहे हैं, बड़ी कॉमन होती है कि हम शरीर को थोड़ा सा आराम दे रहे हैं, कुछ इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली चाहिए था वो फिर भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर कंडीशन क्या होती है ना, इस प्रक्रिया में हम फिर एक लंबे समय तक हम ऐसी बस जुगाड़ करके ना चलते रहते हैं। बाद में क्या हो गया, अब जब इन दोनों चीजों से भी काम नहीं बना, तो इन दोनों चीजों के साथ साथ हम क्या करते हैं, दवाइयां और ऐड कर देते हैं वहां पे, कि यार इन दोनों प्रक्रियाओं को करने के बाद भी आराम नहीं मिल पा रहा है, तो अब इनके साथ साथ दवाइयां भी खाना शुरू करोगे, जब ज्यादा हो रहा है नहीं सह पा रहे हैं तो दवाई खा लो, है ना। वो प्रक्रिया भी चलती रहती है। फिर एक बार जब दवाइयों पर डिपेंडेंसी चालू हो जाती है, तो फिर वो वापस रिवर्ट नहीं आ पाती है। और हमारे मन में क्या रहता है कि हमारा तो इलाज चल रहा है, हम तो इलाज कर रहे हैं। फिर जांचें भी चलती रहती हैं, दवाइयां भी चलती रहती हैं, परहेज भी चलता रहेगा, मैनेजमेंट भी चलता रहेगा, बेल्ट भी आपको बांधते रहेंगे हम। और इन्हीं सब प्रक्रियाओं के साथ साथ सब चलते चलते देखो, हम सारे काम कर रहे हैं, सारे प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नीड थी ना, जो रूट कॉज था, जो शरीर मांग रहा था ना, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, एमएसएम, ग्लूकोसामिन, जो जिसकी डिमांड थी उसकी, वो हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं उसको, वो अभी भी नहीं दे रहे हैं। फिर क्या होता है, बढ़ते बढ़ते जब एकदम से सारा कार्टिलेज खत्म हो गया, हड्डी से हड्डी टकराना शुरू हो गई, अब कुछ भी करके राहत नहीं मिल रहा है, दवाई भी खा के राहत नहीं मिल रही है, तो फिर क्या होता है, अब पूरा जो है वहां पर ज्वाइंट ही बदला दो, घुटना बदला दो, है ना, जो भी हम पर्पज करते हैं वहां पे, फिर वो ऑपरेशन की तरफ नौबत आ जाता है। यानी कि हम धीरे धीरे करके सारा का सारा ट्रीटमेंट लेते लेते, सारे के सारे प्रपंच करते करते हम लास्ट में जो है सर्जरी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन वो चीजें वहां पर फिर भी नहीं दे पाते हैं जिसकी डिमांड है। तो कभी वहां पर ना, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आती है, या कभी आप इस सिचुएशन में फंस चुके हो, या वहां से आप रिवर्ट होना चाहते हो, तो वहां पर क्या है ना, एक सबसे अच्छा ऑप्शन है फॉर एवर फ्रीडम। अभी फॉर फ्रीडम क्या है, कोई किसी तरह की कोई दवाई नहीं है, है ना। ये क्या है ना, एक सप्लीमेंट है ये। क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट, इसको मेडिसिन नहीं कहा गया है, कोई किसी तरह का मेडिसिन नहीं है। ये क्या है, एक डाइटरी सप्लीमेंट है, एक ऐसा सप्लीमेंट जो आपको डाइट के जरिए मिलना चाहिए था, लेकिन आजकल डाइट के जरिए मिल ही नहीं पा रहा है हमको।
हमारे भोजन, पानी, हवा, फल, फ्रूट, अनाज के जरिए मिल ही नहीं पा रहा है। तो एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह जब आप लेते हो ग्लूकोसामिन को, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट को, तो ये उन्हीं कार्टिलेज को रीस्टोर करता है जो वहां पर डैमेज हो चुका है ना, वो जगह जगह से हट चुका है, वो क्रैकिंग उसके अंदर आ चुकी है, ये उसको फिर से रीस्टोर करता है। और फिर क्या करता है, जो इसमें ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जब आप इसको कॉम्बिनेशन में देते हो, तो ये प्रमोट करता है जो नई कार्टिलेज है ना, उसके बनने की प्रक्रिया 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 को ये बूस्टअप करता है। तो अपने आप में एक ऐसी यूनिक चीज है कि जो, अगर हम कभी इस तरह की स्थिति में जा चुके हैं, या कोई ऐसे लोग जो इस स्थिति को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, चाहे वो शुरुआती लेवल हो, चाहे वो एक किसी भी लेवल बढ़ चुके हों, उनके लिए अपने आप में एक जबरदस्त चीज है ये। जैसे जैसे आप इसको लेना शुरू करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अंदर उन सारी चीजों से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता हुआ आपको चीजें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है ज्वाइंट केयर के पर्पस को लेकर के। अच्छा, ये तो रहा हमारा एक ज्वाइंट केयर का। दूसरी चीज, एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं रोमेटाइड अर्थराइटिस। अपने आप में ना ये भी एक बड़ी खतरनाक कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जोड़ों के बीच में जो है ना, जो हमारा जितना भी ग्रीस है, जितना भी लिक्विड है, वो भी हमारा खत्म होना शुरू हो जाता है। ये एक अलग कंडीशन है। इसे कहते हैं एक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो है वो ऑटोमेटिक हमारे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। उसको एक फॉरेन पार्टिकल मान करके खत्म करने की कोशिश करता है। अभी क्या होता है, जैसे हमारे ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बीच में क्या हो गया, वहां पर फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, ग्रीस भरा होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ पर ये ऊपर ये हड्डी के ऊपर ये कार्टिलेज है, ये नीचे वाली हड्डी के ऊपर कार्टिलेज है, और बीच में ग्रीस भरा हुआ है, चेपा भरा हुआ है, जो एक ग्रीसिंग का काम कर रहा है। अभी क्या होता है कि जब कभी ऑटो इम्यून डिसीज हो जाती है, अब वो क्यों होती है हम अगले स्लाइड में बात करेंगे हम। तो उस ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से वो वो जो इम्यून कोशिकाएं हैं जो पहले हमारे शरीर को बचा रही थी, अब वो हमारे शरीर को खत्म करना शुरू कर देती हैं। वो क्या करती हैं, वहां पर एक प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। कौन सा प्रोटीन? जो एक डिग्रेड करता है हमारी कोशिकाओं को। अब जब उसने कोशिकाओं को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, तो वो धीरे धीरे करके क्या करेगा, पहले आपके कार्टिलेज को वहां पर खत्म करना शुरू करेगा, फिर बाद में धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते जो आपकी जो बोन्स है, उस बोन्स को वहां पर खत्म करना शुरू कर देगा। आसपास स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसे केसेस में देखो, ये इसका मेन कारण क्या होता है ना, रूमेटाइड अर्थराइटिस का, ये होती है एक ऑटो इम्यून डिसीज। अब किससे होती है ये होती है जब कभी हम आ, बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उससे हम जितना भी टॉक्सिन लेते हैं। अब जैसे स्मोकिंग के जरिए हम बहुत सारा कहीं ना कहीं टॉक्सिन एयर के माध्यम से शरीर के अंदर लेते हैं हम। जो यूवी रेज है वो भी एक टॉक्सिन का काम करता है। एयर पॉल्यूशन जबरदस्त मात्रा में वहां पर हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं उस टॉक्सिन को बढ़ाने का प्रयास करता है। आप जब दवाइयां खाते हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस समय कभी न कभी किसी न किसी चीज की जिसने दवाई ना खाई हो। शायद ही कोई एक आधी बंदा होगा ऐसा इस समय। तो जब आप दवाइयां खाते हो ना, तो आप एक बीमारी को तो मैनेज कर लेते हो, लेकिन उस बीमारी की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं, वो साइड इफेक्ट क्या करता है, हमारे शरीर शरीर में एक फ्री रेडिकल्स का काम करता है। एक एक से तो आपको राहत दिला दिया उसने, एक बीमारी से राहत दिला दी, लेकिन शरीर के सारे ऑर्गन पे कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव प्रभाव डालता है, जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट। और जब हम बहुत सारे गलत तरह की या अच्छी तरह की या शरीर को ठीक करने के लिए जिस भी तरह की दवाइयां लेते हैं, तो वो हमारे इंटरनल मैकेनिज्म कौन सा हो गया आपका, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिस्टरबेंस करता है, उसको प्रभावित करता है। आप जब हवा पानी खाने के माध्यम से जो टॉक्सिन लेते हो, जहरीले पदार्थ जब लेते हो, तो वही हमारे इसी इंटरनल मैकेनिज्म को, इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को, हार्मोनल प्रोसेस को डिस्टरबेंस करता है। तो वो क्या कर रहा है, एक पूरे शरीर में फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर रहा है वो। रेडिएशन, अब 2G 3G 4G 5G अब पता नहीं कहाँ तक बढ़ते रहेंगे हम। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी रेडिएशन क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर उसी रेडिकल्स को बढ़ा रहा है ना, उसी टॉक्सिन को बढ़ा रहा है, उसी फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहा है वो। पेस्टिसाइड, बच नहीं पा रहा है कोई ना बंदा, है ना, क्योंकि जब खाएगा तो खाने के माध्यम से उसने अंदर जाना ही जाना है। अब कितना भी कंट्रोल कर लो, जो फास्ट फूड है वो सारा कर रहा है। यानी कि हम सुबह से लेके शाम तक 2400 घंटे, अब आपकी एज क्या है उससे कोई मतलब नहीं है।
हम चौबीसों घंटे उन सारी चीजों से इतना जम के और इतना जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है हमारा शरीर, बहुत माइन्यूट सी मात्रा में, जो आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर रहा है। अब इसको बाहर निकालने का ना एक कोई तरीका नहीं है। शरीर इसको ऑटोमेटिक बाहर निकाल रहा है, लेकिन पूरी पावर से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और जब आप उसको कुछ अच्छा नहीं दे पाते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर भी नहीं पाता है। अब ये चीजें कहाँ से जाएंगी? देखो, हमारे शरीर के है ना कुछ फिल्टर ऑर्गन है, और फिल्टर ऑर्गन का मेन काम क्या होता है कि सारी चीजों को, जो टॉक्सिन है उसको शरीर से बाहर निकालो, और जो शरीर में कहीं ना कहीं घूम रहा है उसको वहां से फिल्टर आउट करके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करो, ताकि शरीर में घटना ना हो जाए, वहां के प्रोसेस को खराब ना करे। तो जब यहाँ पर ना हमारे फिल्टर ऑर्गन भी जब साफ नहीं होते, क्लीन नहीं होते, आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो, तो पूरी पावर से काम नहीं कर पाते हैं वो। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं ना, शरीर इन टॉक्सिन को, इन सारे ही माध्यम के जरिए मिले हुए टॉक्सिन को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाता है वो। कहाँ ठिकाने लगाएगा? या तो वो लिवर की तरफ भेजना शुरू कर देगा, और आप देख लो लिवर से संबंधित कितनी बीमारियां, जबर आप हर चौथे पांचवें बंदे को देख लो, कहीं ना कहीं उसके जो है लिवर से संबंधित समस्याएं उसको जनरेट हो रही हैं, क्योंकि शरीर क्या कर रहा है ना, इन सारे टॉक्सिन को कहीं ना कहीं लिवर की तरफ भेज दे रहा है। अगर उसने लिवर की तरफ नहीं भेजा, तो ब्लड की तरफ भेज दे रहा है। जब ब्लड में भेजेगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं एक कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन वाली समस्याएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, है ना? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रहा है वहां पर। तो वहां पर ब्लड में भेजेगा तो समस्या कुछ अलग रूप में नजर आएगी। आपके अगर मसल्स में भेजना शुरू कर दिया उसने, तो बहुत जल्दी आपको क्या होगा, एक थकान महसूस होना शुरू हो जाएगी। सुबह तो उठे एनर्जी के साथ में, और शाम होते होते थकान के मारे चूर। क्यों हो गया? क्योंकि शरीर चौबीसों घंटे इतना टॉक्सिन झेल रहा है, सुबह से उठते ही, शुरुआत होते ही, कि वो शाम तक भी आपका साथ नहीं दे पा रहा है। और शरीर के फिल्टर और पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो शरीर में कहीं कहीं बढ़ता रहेगा, वो शरीर ठिकाने लगाएगा उसको। क्योंकि जब शरीर को अपना काम करना है ना, शरीर के हर कोशिका को, हर मैकेनिज्म को अपने हिसाब से काम करना है, तो उसको वहां पर सफाई करनी है उसने, ताकि ढंग से काम कर सके। टॉक्सिन कहाँ भेजेगा फिर वो यही ठिकाने लगाएगा वो, एक स्टोरेज की तरह लगाएगा वो, बोन मैरो में लगाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, आजकल के जो बच्चों में ब्लड ढंग से जनरेट नहीं हो पा रहा, बन नहीं पा रहा है वहां पे, वो कोशिकाएं डेवलप नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो आपकी जो सेल्स है ना, ब्लड सेल्स कहाँ कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। आपकी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। इम्यून कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं। तो न तो इम्यून कोशिकाएं डेवलप हो पा रही हैं ढंग से, ना आपका प्लेटलेट ढंग से वो हो पा रहा है, और ना आपका ब्लड ढंग से नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से बनती हैं? आपकी बोन मैरो से बनती हैं। वहां टॉक्सिन चला जाएगा तो क्या होगा? उसकी बनाने की प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा वो, है ना? आप देखो आज के टाइम पे ना, सिर्फ एक कैंसर ही नहीं, लेकिन ब्लड कैंसर के भी चांसेस बड़ी तेजी से बनते बनते चले आ रहे हैं। ब्लड कैंसर क्यों होता है? क्योंकि बोन मैरो में, जब बोन मैरो की प्रक्रिया जब डिस्टरबेंस होती है, तो वहां पर ब्लड नहीं बना पाता है वो। अगर बना भी लिया तो अच्छी मात्रा में, और अच्छे सेल्स वहां पर डेवलप नहीं कर पा रहा है वो, बहुत जल्दी वहां पर डिस्टरबेंस हो जा रहा है। और अगर यही सब चीजें उसने ज्वाइंट में भेजना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लामेशन के रूप में, या एक रोमेटाइड अर्थराइटिस के रूप में समस्या सामने आती है। क्योंकि जब वो टॉक्सिन इकट्ठा होगा वहां पे, वो एक डिग्रेडेटिव प्रोटीन को बनाएगा, वो प्रोटीन वहां पर आपके कार्टिलेज को भी डैमेज करेगा। अब आप तो इस भ्रम में हो कि सब कुछ तो मैं अच्छा दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कार्टिलेज क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर की जो क्लींजिंग वाली प्रक्रिया थी ना, वो डिस्टर्बेंस हो चुकी है वहां पे। पावरफुल तरीके से शरीर वहां से निकाल नहीं पा रहा है उसको। तो जब कभी ऐसी कंडीशन जब वहां पर आना शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं वहां पे? अब वहां पर लंबे समय तक आपको ना दर्द की दवाइयां खानी पड़ती हैं, है ना? अब दर्द की दवाई में क्या हो गया ना, कि आपको खाते आहार राहत तो मिल गई, आराम तो मिल गया, लेकिन सबसे गंदी बात क्या होती है कि वो आपके लीवर को, आपकी किडनी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, वो नुकसान करते हैं। और इसीलिए लंबे समय तक हमको ले भी नहीं सकते हो। तो फिर वहां पर जो दवाइयों में ना दूसरी कैटेगरी आती है, डीमार्ट्स। ये दवाइयाँ क्या होती हैं? ये नुकसान कम करती हैं, इनकी अपेक्षा नुकसान कम करती हैं। और जब इनसे काम नहीं चलता है, और बहुत लंबे समय तक लेना है, क्योंकि अब दर्द शुरू हो गया है, तो कब तक लेना है कोई भरोसा नहीं है, जब तक ज्वाइंट ठीक ना हो। अब वो ठीक कहाँ से होगा जब आप मेन चीज दे नहीं पा रहे हो? कब तक भरोसे रहोगे उनके? तो फिर एक दवाइयों पे निर्भरता हमारी रह जाती है। तब वहां पर ना एक बायोलॉजिकल डीमार्ट्स वाली दवाइयां दी जाती हैं। ये दवाइयां क्या, कैसी दवाइयां होती हैं? ये दवाइयां होती हैं कि इनके साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं, लेकिन इनकी सबसे गंदी बात क्या होती है?
कि अगर अभी लिया तो अभी असर नहीं दिखाएगा ये। अगर शरीर में इन्होंने कुछ बदलाव लेने हैं या दर्द को कम करना है, तो कम से कम 2-3 महीना पहले से लेना पड़ता है ये। 2-3 महीने पहले से जब लोगे, तब शरीर वहां पर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए वहां पर कुछ परफॉर्मेंस देता है वहां पे, और तब 2 महीने 3 महीने के बाद असर नजर आता है। तो शुरुआत में क्या होता है, ये भी देना पड़ता है, ये भी देना पड़ता है, कि जब तक ये 2 महीने में अपना असर दिखाना शुरू करें, तब तक कम से कम इनसे काम चला लो। तो यानी कि ना, अब आप ये देखो, यहाँ पर ना हमको एक क्लू मिलता है। क्लू क्या मिलता है, कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि अभी मैं खा लूं न्यूट्रोशन, और मुझे जोड़ों में आज आज ही आराम चाहिए, 2 दिन में आराम चाहिए, 6 दिन में आराम चाहिए। भाई साहब, जब कभी आपको साइड इफेक्ट कम चाहिए, बहुत कम चाहिए, और ऐसे में भी आप कभी आप एलोपैथिक मेडिसिन ढूंढोगे ना, तो वही कैटेगरी वाली दवाइयां आती हैं कि आप 2-3 महीने पहले से खाओ, तब कहीं असर आएगा, तब जाके इनसे पीछा छूटेगा, है ना। नेचुरल चीजें क्या होती हैं वहां पे, धीरे धीरे करके ना आपके बायोलॉजिकल लेवल पे जाके काम करती हैं, इसलिए वहां पर समय लगता है उनको, इसलिए वहां पर टाइम लगता है वहां पे। और जब कभी हम इन सब चीजों को करते हुए, अभी दवाइयां अभी भी चल रही हैं वहां पे, फिर क्या होता है, हम कुछ ना कुछ जो है अपनी एक्टिविटी को डिस्टर्बेंस करते हैं, है ना, ज्यादा घूमना फिरना बंद कर देते हैं। और फिर क्या होता है लास्ट में, कहीं ना कहीं हम एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट के ऊपर आते हैं हम। जब इन सब चीजों से काम नहीं चलता है ना, तो लास्ट में घूम फिर के कहाँ आते हैं, एक ऐसी डाइट के ऊपर जो इन सब चीजों को बढ़ा रही है, रीजनरेट कर रही है, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है वो। और जब तक आपके मैकेनिज्म ढंग से काम नहीं करेगा, तब तक वहां पर वो चीजें पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, है ना। तो तब वहां पर क्या याद आता है हमको, तब वहां पर आता है हमको फॉरएवर फ्रीडम याद आता है, क्योंकि क्या है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। वो डाइटरी सप्लीमेंट कि जब जहाँ दवाइयां भी, जब होता है ना कि दवाइयां भी काम नहीं कर पा रही हैं, अब क्या करें, कुछ तो करना है, क्योंकि दर्द के साथ में रह नहीं सकते, साइड इफेक्ट साथ में रह नहीं सकते, और लाइफ की क्वालिटी धीरे धीरे करके घटती चली जाती है। तब वहां पर ना एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में अपने आप में एक यूनिक रोल निभाता है वहां पे, रिस्टोर करता है वहां पर कार्टिलेज को, रीजनरेशन करता है जितना भी डिस्टर्बेंस वहां पर हो चुका था ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने लिया और कल उसने बना दिया कार्टिलेज, समय लगेगा इसमें, महीना 2 महीना 3 महीने का भी समय लगता है वहां पे, है ना। और जो धीरे धीरे करके वहां पे जो इन्फ्लामेशन आपकी आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है जोड़ों में, उसमें भी आपको धीरे धीरे करके उस स्वेलिंग को भी आप वहां पर घटता हुआ देखते हो आप, महीने 2 महीने के अंदर। शुरुआत में जब इसको लेना शुरू करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि लेते ही आपका दर्द खत्म हो जाए, हो सकता है वो दर्द बढ़ जाए, वो बढ़ेगा। अब चाहे वो 2 दिन में बढ़े, 10 दिन में बढ़े, या 20 दिन में बढ़े, जब वो बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब इसने अपने रूट कॉज पे काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वहां पर जब खराब टिश्यू, जो बेकार की टिश्यू है, जब वहां पर और हटेंगी वहां पर, जब अपनी जगह खाली करेगा ना, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो जो समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि इसने साइड इफेक्ट देना शुरू कर दिया है, वो एक पहला सिग्नल है कि इसने अपने रूट कॉज पे जाके प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर दिया है। अब उस पे चाहे वर्क वो 2 दिन करे, 10 दिन करे, या 20 दिन करे, वो उसका अपना कितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से वो अपना काम करता है, अपना कमांड करता है। तो इसको लेते ही जिस दिन दर्द बढ़ जाए, तो ये समझ लेना कि उसने अपना पावरफुल तरीके से काम करना शुरू कर दिया है ना। चाहे वो आपका रीढ़ की हड्डी में आपकी जो डिस्क वाली समस्या हो, ज्वाइंट की समस्या हो, या किसी तरह की समस्या हो, वो सब चीजों को धीरे धीरे करके वहां पर खत्म करना शुरू कर देता है वो। और अगर नहीं करोगे ना, नहीं दोगे इस फ्रीडम को, क्या होगा, तो इसी कंडीशन में सारे जोड़ना इसी कंडीशन में आने वाले हैं। और फिर क्या होगा, जो नसों पे दबाव पड़ेगा, तो वो कंडीशन और खत्म होती चली जाएगी वहां पे, और भी वहां पर न्यूरॉन्स वहां पर डैमेज होते चले जाएंगे। फिर क्या होगा वहां पे, वो धीरे धीरे करके फिर जो आप सपोर्टिव तौर पे जितने भी आप ट्रीटमेंट लेते हो, फिर वो भी वहां पर वर्क करना खत्म कर देते हैं। और कहीं अगर ज्वाइंट से ज्वाइंट फ्यूज हो गया, हड्डी से हड्डी फ्यूज हो गई, तो फिर वहां पर एक ऑपरेशन वाली जो कंडीशन होती है वो भी परफॉर्म नहीं हो पाती है ना, क्योंकि कहाँ तक करोगे आप, कितना करोगे वहां पर। तो उस केसेस में जो फॉरवर्ड फ्रीडम है अपने आप में एक यूनिक सा वहां पर रोल प्ले करता है वहां पे, एक जबरदस्त चीज है इन सब चीजों के लिए। तो ये तो रही हमारी एक ज्वाइंट और रोमेटाइड अर्थराइटिस की कंडीशन। हम अभी ना एक कंडीशन के बारे में हम और बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं गाउट। गाउट का मतलब हो गया गठिया, क्योंकि वहां पर कई तरह के आपने देखे होंगे कि ज्वाइंट से रिलेटेड कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है वहां पर गाउट, गठिया। अब उसमें क्या होता है ना, इसमें
एक्चुअली ये कंडीशन डिस्टरबेंस हो कहीं और पे रहा है, लेकिन लक्षण के रूप में ये हमको जोड़ों पे नजर आते हैं इसके लक्षण। अब इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होता है वो हमारे जोड़ों में, जहां पर एक ग्रीस भरा होना चाहिए था, जहां पर एक तरल भरा होना चाहिए था, लिक्विड भरा होता होता रहता है, भरा हुआ रहता है, वहां पर छोटे 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 रेत के पार्टिकल की तरह ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं गठिया। अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं जोड़ों से संबंधित समस्या हमारी शुरुआत हो गई है, जबकि ये जोड़ों की समस्या है ही नहीं। ये पहला सिम्टम है कि हमारी किडनी पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, किडनी पूरी तरह से वर्क पूरे पावरफुल तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ये समस्या वहां की है। लेकिन जब वो काम नहीं कर पाती है ना, तो यूरिक एसिड कहाँ इकट्ठा होता है, जोड़ों में, और जोड़ डिस्टर्ब होते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं उसको कि हमारी जोड़ों की समस्या शुरू हो गई है। इलाज काय का करते हैं हम जोड़ों का इलाज करते हैं हम। लेकिन रूट कॉज कहाँ है उसका, रूट कॉज है किडनी पे जाकर के। अब उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे, कहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, और उस पर हम कहाँ नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर आगे स्लाइड में क्लियर होती चली जाएगी। अब इसमें देखा होगा, इसमें ना जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाते हैं तो कंडीशन, जो जितना भी, क्योंकि वहां पर जब लिक्विड हट गया, वहां पे ग्रीस हट गया, क्रिस्टल जमा हो गए, तो वो हमारा जितने भी ज्वाइंट है ना, वो अलग रूप में वहां पर डेवलप हो जाते हैं, वो अपनी जगह से वहां पर हटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। अच्छा, बेसिकली होता है क्या, इसको समझने का हम अगर प्रयास करें, रूट कॉज में जाए ना, तो हमको क्या समझ में आता है। बेसिकली देखो, ये मेन कहानी है यूरिक एसिड के जमा होने से। अब यूरिक एसिड क्या है, आप देखो, अगर कुछ भी आप खाना खाते हो, आप चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खाओ, कितना भी प्योर खाना क्यों ना खाओ, जब आप खाना खाते हो ना, तो शरीर आपका कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा प्रोडक्ट जो शरीर में नहीं चाहिए, और वो वेस्ट प्रोडक्ट रोज जो है शरीर से बाहर निकलता रहता है ना। अभी क्या होगा कि जब आप खाना खाते हो, तो शरीर को उससे जो चाहिए पोषण, वो उसने ले लेता है, और वेस्ट को वहां पर अलग कर देता है। और सबसे लास्ट में जो एक वेस्ट मटेरियल बनता है हमारे शरीर में, वो होता है यूरिक एसिड। दूसरी चीज, जब आपकी कोशिकाएं डेली बन रही हैं, डेली मर रही हैं, तो जब आपकी कोशिकाएं ना डैमेज होती हैं, अब वो हर सेकंड डैमेज हो रही हैं, उसकी जगह पर नई कोशिकाएं बन रही हैं, तो जब वो डैमेज आपकी कोशिकाएं होती हैं, आपका डीएनए आरएनए भी जब डैमेज होता है एक लाइफ पूरी करने के बाद में, तो लास्ट में जो एक वेस्ट मटेरियल जो उसका बचता है ना, उसे कहते हैं हम यूरिक एसिड। आप चाहे खाना खाते हो, तो सबसे अंत में बनने वाला जो वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। जब कोशिकाएं डैमेज होती हैं, तो वो भी क्या बनाती हैं, लास्ट में एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या होता है ना, ये बाद में चला जाता है सीधे ब्लड में। शरीर इसको कहाँ भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। और ब्लड कहाँ भेजता है उसको, ब्लड में नसों के जरिए वो जाता है सीधे सीधे हमारी किडनी में। अब वो किडनी क्या करती है, उस ब्लड में मौजूद उस ब्लड में मौजूद जितना भी यूरिक एसिड क्रिस्टल है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल है, या बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड में है, वो उसको फिल्टर करके साफ ब्लड को वापस सर्कुलेशन में भेज देता है। और जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को सीधे यूरिन के जरिए वो कहीं ना कहीं शरीर से आउटपुट वहां पे निकालता रहता है, उसको सीधे बाहर निकालता रहता है। तो वहां पर ना किडनी की अपनी एक बहुत बड़ी वहां पर एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है वहां पे इसको निकालने में। अब ये आप देखा होगा कि किडनी को जो हम अगर ढंग से देखते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये छोटी छोटी इस तरह के इसमें जालियां लगी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब आटा छानते हो तो उसमें जाली लगी होती है, चाय छानते हो तो छन्नी में जो है जालियां लगी होती हैं, तो महीन सी इस तरह की जालियां लगी होती हैं, बहुत सारी वो वहां पर रहती हैं वो, है ना। अभी वहां पर क्या होता है ना, जब हम इसको, वो क्या करेगा कि इतनी जबरदस्त, अगर उसको थोड़ा सा हम एक और हम मैग्नीफाई करके देखें, तो वो इस तरह की रहती है जालियां, मतलब फिल्टर करने के लिए। अब इतना जबरदस्त इसका टेक्नोलॉजी है कि यहाँ से ब्लड तो फिल्टर नहीं होगा, है ना, आपके प्लेटलेट तो फिल्टर नहीं होंगे, लेकिन उसमें मौजूद जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो सारा का सारा यहाँ से फिल्टर होता शुरू हो जाएगा, वो फिल्टर होकर के निकलता रहेगा, और वापस शरीर में एक शुद्ध ब्लड जो है वापस जाता रहेगा। लेकिन जब ये चोक होना शुरू हो जाता है, अब वो चोक क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप शरीर को ढंग का पोषण नहीं दोगे, तो वो अपने आप की क्लींजिंग नहीं कर पाता है ना। आपके शरीर के हर ऑर्गन के जितने फिल्टर ऑर्गन है ना, वो चौबीसों घंटे अपने ऑर्गन को क्लीन कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं,
प्रोसेस भी चल रहा है वहां पर, सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे? जब उसके लायक उसको पोषण मिलेगा। तो पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वहां पर वो क्लींजिंग वाली जो प्रक्रिया होती है परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो जब हम चीजें ढंग की नहीं दे पाते हैं ना, तो ये जाली चोक होना शुरू हो जाती है। अब इसने क्या कर दिया, किडनी के फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर जो ऑर्गन था वो पूरा बंद हो गया है। तो क्या होगा वहां पर? कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल लगातार शरीर के अंदर बना ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। और जब वो रहेगा, अंदर ही रहेगा, तो फिर क्या होगा? वो यूरिक एसिड क्रिस्टल हमारे जोड़ों में जाकर के सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके वहां पर यूरिक एसिड इकट्ठा होते होते फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारी जोड़ों की समस्या बनती है। तो ऐसी केसेस में हमको क्या चाहिए? ऐसी केसेस में ना हमको एक 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 जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि जो एलोवेरा है ना, वो हमारी किडनी का सुरक्षा कवच है। क्योंकि सिर्फ उसकी कोशिकाओं को वो रीजनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि वहां पर जो क्लींजिंग इफेक्ट है ना उसका, उसको भी परफॉर्म कर रहा है। तो फॉरवर्ड फ्रीडम में क्या है? फॉरवर्ड फ्रीडम में जबरदस्त मात्रा में क्या चीज है वहां पे? एलोवेरा जेल। बेस है वहां पर एलोवेरा जेल, जो हमारे इसी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, इसी किडनी के प्रोसेस को इंपॉर्टेंट वहां पर ना बड़ी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो क्लीन भी कर रहा है, रीजनरेट भी कर रहा है। और साथ में क्या पड़ा है उसमें? कॉन्डिटिन, एमएसएम, ग्लूकोसामिन है, कि जो कार्टिलेज को भी बना रहा है, वहां पर जो नमी खत्म हो गई है उसको भी बना रहा है ना? जो ग्रीस खत्म हो चुका है उसको भी वहां पर, कार्टिलेज को भी बना रहा है, ग्रीस को भी वहां पर मेंटेन करके रख रहा है वहां पे। और जो रिसर्च है ना, बहुत रिसर्च क्या बोलती है कि आप अगर ग्लूकोसामिन शरीर को देते हो, यहाँ पर अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की बात करें कि अगर आप खाली ग्लूकोसामिन ही देते हो, तो ग्लूकोसामिन का अपने आप में ना पूरे वर्ल्ड वाइड $2 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट है। किसमें? ज्वाइंट और अर्थराइटिस के केयर में। अगर इस तरह की समस्या है तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सबसेट, ये मॉलिक्यूल्स है अपने आप में ये। और पूरी तरह से नेचुरल है ये। अभी क्या होता है ना, जब कभी इस तरह की डिस्टरबेंस होता है, तो कितना होता है? ये 6 महीने, 6 महीना, अगर आप इसको सिंगल लेते हैं, तो लगभग लगभग 6 महीने में आपका जितने भी ये इस तरह का डिस्टरबेंस हो चुका होता है शरीर में, उसको रिस्टोर करता है ये। और लगभग लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर 80% तक का इंप्रूवमेंट हमारे शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ग्लूकोसामिन को कार्टिलेज बूस्टर कहा जाता है। जो फॉरवर्ड फ्रीडम के अंदर पड़ा हुआ है ना ग्लूकोसामिन, अपने आप में यूनिक चीज है, जिसको हम कार्टिलेज बूस्टर के रूप में जानते हैं। यानी कि उसकी प्रक्रिया को बूस्ट अप कर देता है, बनने की प्रक्रिया को बूस्ट अप कर देता है ये। उसके साथ में जब कभी कॉन्ड्रोइटिन जो पड़ा हुआ है, कॉन्ड्रोइटिन क्या है? पूरी तरह से अपने आप में एक नेचुरल सब्सटेंस है, जो वहां पर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी को भी वहां पर शो करता है। और जितना भी डिस्ट्रक्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है कार्टिलेज, उस कार्टिलेज को यहाँ बनाने की प्रक्रिया को इम्पोर्टेंट वो फिर से वो रिस्टोर करता है वो। लेकिन जो साइंटिस्ट ने ये देखा ना कि अगर हम ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन इन दोनों को अगर कंबाइन में अगर हम देते हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है? एक साइनर्जी इफेक्ट दिखा रहा है। साइनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, अपने आप में पावरफुल है, वो जबरदस्त तरीके से किसी चीज को वो वहां पर मैनेज कर पाता है। लेकिन अगर उसी की ही प्रकृति का कोई बंदा उसको साथ में मिल गया, बिल्कुल सेम उसी तरह का, तो क्या होता है? उनकी पावर बूस्टअप हो जाती है, फिर वो किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। यानी कि अकेले में जो था वो था, लेकिन अगर वैसा ही कोई साथ मिल गया ना, तो उनकी पावर वहां पर दुगनी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही जब कभी आप ग्लूकोसामिन और कॉन्ड्रोइटिन को साथ में देते हो ना, तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। यानी कि जो जो इफेक्ट आपको बहुत लंबे समय बाद दिखना था, वो इफेक्ट आपको बहुत जल्दी और बहुत तेजी से दिखना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ में अगर इसमें कॉम्बिनेशन एमएसएम का हो, एमएसएम अपने आप में ना एक जो दो अमेरिकन डॉक्टर हैं, इन्होंने इस पे बहुत जबरदस्त रिसर्च करी है और एक किताब लिखी है इस एमएसएम के ऊपर, द मिरेकल ऑफ एमएसएम, द नेचुरल सॉल्यूशन फॉर पेन। यानी कि आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का जो पेन है ना, उसका एक नेचुरल सॉल्यूशन है। आप कभी इस बुक को सर्च करना, ये लगभग ऐसी 12 या 15 हजार की बुक है ये। 400 5 को 500 600 पेज की लगभग किताब है ये, 12 15 हजार की। इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है उन्होंने। वो सारी जो उनकी लाइफ की जो जिंदगी भर की जो रिसर्च है ना, उसके बारे में ढंग से समझा रखा है कि एमएसएम एक ऐसा मिरेकल मॉलिक्यूल्स है, एक ऐसा ट्रेस मिनरल्स है ना, जो आज बिल्कुल भी जरूरत की मात्रा में, या जिसे कहते हैं ना कि काम चलाऊ मात्रा, उस रूप में उतनी काम चलाऊ मात्रा में भी हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से हमारे जो ज्वाइंट की जो दिक्कत है, पेन है,
शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में जो कहीं ना कहीं पेन है ना, वो भी आपको ना जनरेट होता दिखाई देता है। अक्सर आप देखो बंदों को ना कि क्या शरीर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, भारीपन हो रहा है, तो ये सिर्फ एक ज्वाइंट के पेन के काम नहीं आता है, बल्कि शरीर की हर एक कोशिका में वहां पर एक, इसीलिए इसको ना एक क्या कहा गया है, द मिराकल मॉलिक्यूल्स कहा गया है इसको, जो पेन का नेचुरल सोल्यूशन है। और उन्होंने रिसर्च में ये भी इसमें देखा है कि जब आप कभी दर्द में ज्यादा होते हो तब क्या करते हो, दर्द में आप अलग अलग तरह की दवाइयां लेते हो, लेकिन जब उनसे काम नहीं चलता है तो हम लास्ट में कौन सी दवाई लेते हैं, आइबुप्रोफेन। सबसे जबरदस्त है ये। अगर इसको लेने के बाद में भी, इस मेडिसिन को लेने के बाद में भी अगर दर्द नहीं रुका, तो फिर उसमें फिर कुछ और काम कर नहीं पाता है, और चीजें वहां पर फिर वर्क कर नहीं पाती हैं। तो इसको ने क्या कहा है, एक बिल्कुल ऐसा रखा है कि इसका जो एक इफेक्ट है ना, वो बिल्कुल आइबुप्रोफेन की तरह ही है। इतना जबरदस्त मॉलिक्यूल्स है ये। और इसको किस में डाला गया है, किस में डाला गया है इसमें, फॉरएवर फ्रीडम में डाला गया है। तो फ्रीडम अपने आप में ना एक एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है ना, कि जिसमें एलोवेरा जेल जो क्या कर रहा है, वो न सिर्फ आपकी ज्वाइंट केयर कर रहा है, बल्कि आपके शरीर के जो फिल्ट्रेशन ऑर्गन है उसको पावरफुल तरीके से वहां पर सही कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है, ताकि जितना भी टॉक्सिन हम सुबह शाम तक ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन पे प्रभावित ना करे। और अगर टॉक्सिन शरीर के जगह जगह सेटल डाउन हो चुके हैं ना, तो वहां से रिमूव हो सके वहां पे। दूसरा, कॉन्ड्रेटिन, कार्टिलेज कहीं भी अगर डिस्टर्बेंस हो चुका हो रखा हो, उसको वहां पर हटा रहा है। एमएसएम इसके अंदर पड़ा हुआ है। एमएसएम जो अभी हमने देखा, एक नेचुरल पेन का सोल्यूशन है हमारे शरीर के, हमारे ज्वाइंट केयर के लिए। तो इसलिए जो है ना, ये एक ऐसा यूनिक सब्सटेंस है कि कभी हम इस तरह की कंडीशन से हम कहीं ना कहीं देखो आने वाले टाइम पे ना, जैसे अब सर्दियों के टाइम पे जब कभी ठंड ज्यादा बढ़ेगी, तो जोड़ ना अकड़ना शुरू हो जाते हैं। सुबह के टाइम पे देखो बंदा जब उठता है वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि नींद खुल गई तो तुरंत एक झटके से उठ जाए वो थोड़ा पहले अपने जितने भी हाथ पैर को, शरीर को हिलाता है डुलाता है। और जब हल्की सी शरीर में गर्माहट आती है, तब जाकर के कहीं वो चलने लायक होता है। तो कारण क्या है, उसका एक पहला सिम्टम है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जो एमएसएम की कमी है ना। ये जो ज्वाइंट केयर है, उस ज्वाइंट केयर में हम दवाई के रूप में जितना हम उसमें दवाई के ऊपर निर्भर होकर रह गए हैं, उस निर्भरता के साथ साथ अगर इसको आपने एक सपोर्टिव के तौर पे भी आपने लेना शुरू कर दिया, तो 2-3 महीने के अंदर धीरे धीरे करके आपको देखोगे ना, आपको जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो अलग ही लेवल में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस मीटिंग से ज्वाइंट केयर के पर्पस के हिसाब से बहुत कुछ चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और अगर इस तरह की जो समस्या कभी होती है ना ज्वाइंट केयर को लेकर के, इसके कॉम्बिनेशन में अगर आप एक्टिव एचए लगा देते हो, तो एक्टिव एचए इसकी पावर को बूस्ट अप कर देता है। अब एक्टिव एचए के बारे में हम कभी एक नया सेशन रखेंगे, पूरा सेशन रखेंगे। तो अपने आप में एक यूनिक मॉलिक्यूल्स है वो भी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी अगर कोई सवाल है आपका किसी चीज को लेकर के, तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं आप। जी। थैंक यू प्रीतम सर। थैंक यू एंड सर। आज इतना अच्छा मीटिंग के बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास कुछ भी क्वेरीज है। क्वेरीज तो होगा तो यही होगा कि सर कितना जल्दी मैं ऑर्डर करूं और कितना जल्दी मेरे घर पे ये प्रोडक्ट आ जाए। तो ये आज तो आपने सच में ये जॉइंट केयर के बारे में, यानी हम लोगों को ये फ्रीडम क्यों चाहिए, कैसे ये वर्क करता है और क्यों यूनिक है हम लोगों का, ये टोटली क्लियर हो चुका है। और थैंक यू प्रीतम सर, इतना अच्छा हम लोगों को ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम लोग भी इसके बारे में और भी जानकारी ले पाए। और जितना जानकारी और जितना नॉलेज हम लोगों के पास होगा, उतना अच्छा जानकारी हम लोग लोगों को दे पाएंगे। तो थैंक यू प्रीतम सर। एंड बाकी लोगों को भी थैंक यू इतना देर तक हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। फिर से हम लोगों का मुलाकात होगा कल रात 9 बजे, नया टॉपिक नया स्पीकर के साथ। तब तक के लिए आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।